गुड मॉर्निंग बच्चों। बीएससी बीएड की सेकेंड ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। कल अपने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ रहे थे और आज अपने माइटोकॉन्ड्रिया की प्रसंरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया की जो प्रसंरचना होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की प्रसंरचना को समझने के लिए इसका चित्र थोड़ा देखते हैं। चित्र के अंदर बच्चों, कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूं कि इसके अंदर दो प्रकार की लेयर पाई जाती है। दो लेयर होती है, डबल लेयर होती है। तो पहली लेयर होगी जो ऊपर की लेयर होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बच्चों आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं। आउटर मेम्ब्रेन होती है और इसकी जो मोटाई होती है वो 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। और यह आउटर मेम्ब्रेन जो बाहर की कला है, ये बाहरी कला का मुख्य कार्य होता है कि ये कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया को एक अलग स्थान प्रदान करना होता है। यह स्वयं पारगम्य होती है। पारगम्य होने के कारण कोशिका का जो द्रव्य है, सेल सेल है, जीव द्रव्य है, उससे जैविक पदार्थ अंदर की तरफ आते रहते हैं, क्योंकि यह पारगम्य झिल्ली के रूप में कार्य करती है। और अंदर के जो जैविक पदार्थ हैं वो बाहर की तरफ गमन करते रहते हैं। तो बाहर और अंदर जो व्यवस्था बनाई रखती है वो कौन सी झिल्ली बनाई रखती है? आउटर मेम्ब्रेन या ऊपर की झिल्ली या बाह्य झिल्ली इसका काम करती है। और इसकी चौड़ाई होती है, मोटाई होती है वो 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। और यह स्मूथ प्रकार की होती है, चिकनी प्रकार की होती है। दूसरी झिल्ली आती है, ये आउटर मेम्ब्रेन कभी कभी क्या होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी जुड़ी रहती है। हमेशा नहीं होती, लेकिन कुछ अपवाद के रूप में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी ये झिल्ली क्या होती है, जुड़ी रहती है। दूसरी होती है आंतरिक कला। आंतरिक कला के अंदर आप चित्र में भी देख रहे हो कि जो इनर मेंबर होती है, आंतरिक कला होती है, उसमें क्या होता है बच्चों, उभार पाए जाते हैं, अनेक उभार बनाती है। ये आंतरिक कला क्या होती है, अंदर आपस में इस प्रकार मुड़ के उभार बनाती है। और उन उभारों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है बच्चों। इन उभारों को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। जरूरी नहीं कि प्रत्येक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रिस्टी बने। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी कम होती है, कुछ माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी अधिक होती है। जिसके अंदर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है उसमें क्रिस्टी अधिक होती है, जिसमें ऊर्जा का उत्पादन कम होता है उसमें क्रिस्टी कम होती है। और कई बार क्रिस्टी बनती भी नहीं है, पाई भी नहीं जाती है। तो ये हो गए आंतरिक कला। अब आते हैं अपने माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष के बारे में। माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष, तो माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष बच्चों क्या होता है, दो प्रकार के होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल कक्ष होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला कक्ष होता है बाहरी कक्ष या बाह्य कक्ष। माइटोकॉन्ड्रिया में दो प्रकार के कक्ष होते हैं, बाहरी कक्ष। ये जो बाहरी कक्ष होता है ये कौन सा होता है? आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है वो क्या होता है बच्चों? बाहरी कक्ष होता है। जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो कक्ष होगा वो कौन सा होगा? बाहरी कक्ष होगा। और यह बाहरी कक्ष क्या होता है, इसकी चौड़ाई लगभग 60 से 70 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। ये जो चैम्बर होते हैं ये 60 से 80 एंगस्ट्रॉम चौड़े होते हैं। और यह कम घनत्व, इसमें क्या होता है, कम घनत्व और अल्प श्यानता का द्रव भरा रहता है। इसमें बच्चों कम घनत्व और अल्प श्यानता का
द्रव भरा रहता है। ये 60 से 80 एंगस्ट्रॉम चौड़ी होती है। यह हो गया आपका बाहरी कक्ष। बाहरी कक्ष के बाद में बच्चों आता है आंतरिक कक्ष। आंतरिक कक्ष, आंतरिक कक्ष में बच्चों क्या होता है कि जो अंदर की झिल्ली होती है, जो ये अंदर की झिल्ली होती है, ये झिल्ली के अंदर जो कक्ष पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, आंतरिक कक्ष कहलाते हैं। अब ये कक्ष क्या होते हैं कि इसके अंदर क्या होती है कि कई क्रिस्टी पाई जाती है, काफी संख्या में क्रिस्टी पाई जाती है, और इस क्रिस्टी के कारण ये कक्ष क्या होते हैं, अलग अलग भागों में बंटे हुए होते हैं। जैसे ये एक कक्ष हो गया, क्योंकि इसमें क्रिस्टी है, ये क्रिस्टी के कारण ये दूसरा कक्ष हो गया, ये तीसरा कक्ष हो गया, ये छोटा कक्ष हो गया, ये बड़ा कक्ष हो गया। इसलिए बच्चों इन क्रिस्टी के कारण ये जो बड़ा कक्ष होता है ये कई भागों में बंटा हुआ होता है, सतत रूप से बंटा हुआ होता है। और इस आंतरिक कक्ष के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स होता है उसके अंदर काफी संख्या में पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे इसमें स्वयं का डीएनए पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। ये राइबोसोम 70S प्रकार का होता है। वैसे मैं आपको बता दूं यूकेरियोटिक सेल के अंदर 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक ये दो ऐसे कोशिकांग हैं जिसके अंदर 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। इसमें स्वयं का डीएनए होता है। डीएनए की वजह से क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी कॉपी खुद तैयार कर लेता है, क्योंकि यह अर्धस्वायत्त अंग होता है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है, घुलनशील प्रोटीन, लिपिड, तंतु, कणिकाएं और ऑयल ड्रॉप वगैरह काफी संख्या में इसमें पदार्थ भरा रहता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स भी बोला जाता है। ये हो गया आंतरिक कक्ष। और जो डीएनए होता है बच्चों, ये क्या होता है, वर्ताकार होता है। अब अपने आते हैं माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी के ऊपर। तो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी होती है ये जो अंदर की आंतरिक परत है, आंतरिक कला है, इनर मेम्ब्रेन है। ये इनर मेम्ब्रेन क्या होती है कि उभार बनाती है, उंगली नुमा संरचना बनाती है, और इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। इसकी संख्या, क्रिस्टी की संख्या प्रत्येक सेल में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा उत्पादन इसके इकाई आयतन में मौजूद क्रिस्टी पर निर्भर करता है। जितनी भी जो ऊर्जा बनती है वो ऊर्जा किसके ऊपर डिपेंड करती है, इस क्रिस्टी के ऊपर ही डिपेंड करती है। जिसके अंदर जिस माइटोकॉन्ड्रिया में क्रिस्टी की संख्या ज्यादा होगी उसमें ऊर्जा का उत्पादन ज्यादा होगा, और जिसमें क्रिस्टी की संख्या कम होगी उसमें ऊर्जा का उत्पादन कम होगा। सॉरी। क्रिस्टी के कारण एंजाइम क्रियाओं के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है, क्योंकि क्रिस्टी के कारण क्या होता है, एंजाइम क्रियाएं होती है, उसके लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल भी बढ़ जाता है। जैसे यहां से लेके यहां स्पेस तक ज्यादा क्रिस्टी होगी तो इसके अंदर एंजाइम्स की संख्या भी अधिक होगी। ठीक बच्चों। अब अपने आते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब जो क्रिस्टी होती है बच्चों, ये क्रिस्टी है, इसको एक अलग पार्ट में देखते हैं। इसको क्रिस्टी को अपने अलग से देखेंगे तो इस क्रिस्टी की इस प्रकार की संरचना होती है। इस क्रिस्टी की इस प्रकार की संरचना होती है, और इस क्रिस्टी के ऊपर कुछ सैवरंत संरचनाएं पाई जाती है। एलिमेंट्री
पार्टिकल्स पाए जाते हैं इसके ऊपर, और वो इस प्रकार की होती है। इस प्रकार की एक संरचना, इस प्रकार की संरचना होती है। इस संरचना को यदि अपने जूम करके देखें माइक्रोस्कोप में, तो ये संरचना इस प्रकार की दिखाई देगी। इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। और इस संरचना को क्या कहते हैं बच्चों? ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम। ऑक्सीसोम को भी कई नामों से बोला जाता है, जैसे एलिमेंट्री पार्टिकल्स, प्रारंभिक कण, या इसे बोला जाता है F1 कण। क्या बोला जाता है? F1 कण, या माइटोकॉन्ड्रियल यूनिट, या क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रियल यूनिट, या एलिमेंट्री पार्टिकल। तो इन नामों से भी इसको, ऑक्सीसोम को बोला जाता है। अब जो ऑक्सीसोम है, इसके भी 3 पार्ट होते हैं। ऑक्सीसोम के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। ऑक्सीसोम के 3 भाग होते हैं। इस चित्र को देखने से भी स्पष्ट हो जाता है कि कौन कौन से भाग हैं ये 3। पहला जो भाग है ये कौन सा होता है? आधार। दूसरा होता है वृंत, और तीसरा होता है शीर्ष। 3 भागों में कौन से? नंबर 1 आधार, दूसरा वृंत, और तीसरा शीर्ष भाग। ये 3 भाग होते हैं इसमें। अब जो शीर्ष भाग होता है ना बच्चों, ये इस जो शीर्ष भाग होगा, इस शीर्ष भाग में क्या होगा? श्वसन एंजाइम भरे रहते हैं। शीर्ष भाग में क्या होता है? श्वसन एंजाइम्स भरे रहते हैं। श्वसन एंजाइम भरे रहते हैं। इसके द्वारा ही ऊर्जा का उत्पादन होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया में एडिनोसिन ट्राइफास के रूप में संचित रहती है। किसके रूप में? एटीपी के रूप में। एडिनोसिन ट्राइफास्फेट के रूप में ऊर्जा संचित रहती है। एटीपी के रूप में ऊर्जा होती है, या एनर्जी होती है, वो संचित रहती है। और यही ऊर्जा जैविक कार्यों के लिए काम में आती है। इसलिए इस माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? पावर हाउस भी कहा जाता है, शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। तो अभी तक आपने ये डिटेल पढ़ी। कल माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की प्रसंरचना में सबसे पहले इसके ऊपर दोहरी झिल्ली होती है। ऊपर को ये जो झिल्ली होती है बच्चों, वो चिकनी प्रकृति की होती है, स्मूथ होती है, पारगम्य होती है। और इसके द्वारा, झिल्ली के द्वारा क्या होता है? कोशिका द्रव्य से जैविक पदार्थ अंदर की तरफ आते हैं, अंदर के पदार्थ बाहर की तरफ चले जाते हैं। दूसरी आंतरिक कला होती है। आंतरिक कला क्या होती है? पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है। इसके अंदर एक उभार पाए जाते हैं, और इन उभारों को क्या कहा जाता है?
क्रिस्टी कहा जाता है। तीसरी जो माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टी आती है, जो इन उभारों के द्वारा ही तैयार होती है। फिर इसके अंदर दो कक्ष आ गए, एक तो आउटर कक्ष, एक इनर कक्ष। जो आउटर में चेंबर होता है वो दोनों कलाओं के बीच में पाया जाता है। जो कम घनत्व है, अल्पश्यानता के कारण के पदार्थ इसमें भरे रहते हैं, जिसकी चौड़ाई 60 से 80 एंगस्ट्रॉम होती है। एक आंतरिक कक्ष होता है। ये आंतरिक कक्ष इनर मेम्ब्रेन के अंदर होता है, कई भागों में बंटा होता है। इसमें स्वयं का डीएनए, राइबोसोम और प्रोटीन, लिपिड वगैरह इसके अंदर भरे रहते हैं। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, इसके अंदर जो क्रिस्टी होती है, क्रिस्टी के ऊपर क्या पाए जाते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल पाए जाते हैं, जिसे ऑक्सीसोम भी कहा जाता है, F1 कण भी कहा जाता है। और ये क्या होते हैं, सैवरंध्र संरचना होती है। सैवरंध्र संरचना होती है, इसके अंदर भी 3 पार्ट होते हैं। एक तो हो गया आधार, बेस हो गया इसका, वरंत हो गया, शीर्ष हो गया, हेड हो गया। इसका जो हेड पार्ट होता है, शीर्ष भाग होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, श्वसन एंजाइम भरे रहते हैं। और श्वसन एंजाइम के कारण ही क्या होता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ऊर्जा का उत्पादन होता है। और इस ऊर्जा का उत्पादन एटीपी के रूप में होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है। और ये ऊर्जा जैविक कार्यों के लिए काम में आती है। इस ऊर्जा के कारण ही क्या कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी कहा जाता है। ये बड़े नंबर का भी क्वेश्चन आ सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया की प्रसंरचना के बारे में बताइए, सचित्र वर्णन कीजिए। बड़े नंबर का भी क्वेश्चन आ जाता है। कई बार ये छोटे नंबर का भी क्वेश्चन होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस क्यों कहा जाता है, 1 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। ठीक बच्चों, कल इसके क्या क्या कार्य होते हैं, कार्यों के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। आज अपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, मजा भी आया होगा, कमेंट भी कीजिए आप। ठीक।